होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कोशिका की आंतरिक संरचना। इससे पहले की वीडियो में मैंने कोशिका की खोज, उसका वर्गीकरण पढ़ाया था। यदि आपका छूट गया है तो चैनल के होम पेज पर जाकर प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कोशिका की आंतरिक संरचना। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र दिया गया है, इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। ये बाहरी आवरण कोशिका कला कहलाता है। यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी या इसको गोल्जी काय भी कहते हैं। यह है सेंट्रोसोम और ये उसके अंदर भरा हुआ है तरल पदार्थ, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। और ये है बीच में हमारा केंद्रक, जिसके अंदर भाग हैं क्रोमेटिल जाल, केंद्रक द्रव्य, उसके जो अंदर जो द्रव्य भरा है उसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रिका और केंद्रिका कला, जो उसका बाहरी आवरण है केंद्रक का, केंद्रिका कला कहलाता है। और ये है अंतःप्रद्रविका जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। और जो कोशिका के अंदर जो डॉट 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 ये जो द्रव्य भरा हुआ है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स, प्रोटीन संश्लेषण जिसमें होता है, पिनासाइटिक आशय और माइक्रोट्यूबल्स। तो इस चित्र का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको आप अपनी कॉपी में बनाइएगा और इसके हर एक भाग को नामांकित कीजिएगा। तो चलिए हम इन सभी भागों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसका यांत्रिक विभाजन और अधिक छोटा विभाजन और अधिक पार्टीशन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कोशिका आकार प्रकार में दूसरी कोशिका से अलग होती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कोशिका का वर्गीकरण पढ़ाया था, कोशिका के प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें कि अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, आच्छादक कोशिका, संयोजक कोशिका और तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया था। ये सभी कोशिकाएं अपने एक दूसरे से अलग अलग आकार में और प्रकार में अलग होती हैं। इन सभी के कार्य भी अलग होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर की बाहरी त्वचा आच्छादक कोशिकाओं से, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका जो आकार में सबसे बड़ी होती है, जो सिर से लेकर पैर तक होती है, तो ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे से आकार प्रकार में अलग होती हैं और इन सभी कार्य भी अलग होते हैं। कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे कोशिका कला कहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है, उसकी आंतरिक संरचना में अंतर होता है। पादप कोशिका में बाहरी परत कोशिका भित्ति कहलाती है और जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका कला कहलाती है। इन दोनों में अंतर होता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यही इसका मुख्य अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ये जैसे कि जो ये कोशिका है, इसके एक बाहरी लेयर बनी होती है, इसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला कहते हैं। और ये कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर जो भी आंतरिक संरचना के जो भी अंग होते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सभी अंग इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये झिल्ली ही दूसरी एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखती है और इस झिल्ली के द्वारा ही पदार्थों का लेन देन होता है। वो होता है सेमी परमिएबल, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसमें चुन चुन कर वो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका लेन देन करती है और ये लेन देन एक्सचेंज जो है पदार्थों का, इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। और ये झिल्ली जैसे कि मैंने बताया कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर जो है कोशिका झिल्ली के अंदर
और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। जो जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। जो ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के अंदर के बीच में जो द्रव्य भरा है वह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है, और जो केंद्रक के अंदर भरा होता है द्रव्य वो केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक और कोशिका कला के बीच में जो द्रव्य भरा होता है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है, और ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये कोशिका द्रव्य में महीन, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं के घने जाल होते हैं। जो कोशिका होती है वो और अंदर केंद्रक है, और ये कोशिका द्रव्य में घने जाल की तरह ऐसे करके बनी होती है, महीन नलिकाओं के रूप में होती है। इन्हीं नलिकाओं के द्वारा जो तरल द्रव्य होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इन्हीं नलिकाओं के द्वारा प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, शर्करा और जल का आवागमन होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा लाया और ले जाया जाता है। ये इसका कार्य होता है। चलिए इसके कार्य पर ध्यान देते हैं। यह कोशिका का कंकाल बनाती है तथा कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका का एक कंकाल यानी एक ढांचा बनाती है और इसको यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है। ये अगला कार्य है इसका जैविक क्रियाओं के लिए एक सतह प्रदान करना। अंतःप्रद्रव्य जालिका जैविक क्रिया के लिए एक सतह प्रदान करती है, इसी के द्वारा जो है पदार्थों का आवागमन होता है। नंबर 3, ये आनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन में सहायता करती है। जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको भी लाने और ले जाने में इसका प्रयोग होता है, सहायक होती है ये। अगला है यह कोशिका के पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करती है। एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका बनती है जब, तो उसके पदार्थों का जो बंटवारा होता है उसका बंटवारा भी इसी जालिका के द्वारा होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा ही किया जाता है। अगला है कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है। जब कोशिका विभाजन द्वारा जब एक नई कोशिका बनती है तो उसके आवरण का निर्माण भी यही इसी जालिका के द्वारा होता है। अगला है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत घर, यह गोलाकार होता है या फिर सूत्राकार रचना में होता है, इस तरीके से गुच्छे के रूप में होता है। जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका का श्वसन यानी श्वसन क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले हम ये यहाँ पर चित्र दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको देख लेते हैं। ये इसका बाहरी कक्ष है, अंदर अंतःकक्ष दिया गया है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, अंतरानालिका अवकाश होता है और अंतरकला अवकाश, ये इसके मुख्य अंग हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है श्वसन क्रिया संपन्न होती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी क्या है? एटीपी जैविक ऊर्जा को नापने की एक इकाई है। एटीपी जैविक ऊर्जा को नापने की एक इकाई है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राईफास्फेट, और इस एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा या कॉइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो इसी एटीपी का जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, तो इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, या बिजली घर या कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए,
डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स, इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ये राइबोसोम्स जो है कोशिका में या फिर तो अंतःप्रद्रव्य जालिका से सटे सटे होते हैं या फिर गुच्छे के रूप में एकत्रित होते रहते हैं, गुच्छे के रूप में इकट्ठे रहते हैं या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका के से सटे हुए चिपक कर रहते हैं। राइबोसोम जो है इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है और इनका निर्माण, इनको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। ये राइबोसोम जो है आरएनए से बना होता है। गोल्जिकाए या गोल्जी बॉडीज, गोल्जिकाए सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है। ये गोल्जिकाए का एक चित्र है। ये जो है एक छोटी छोटी नलिकाओं का एक समूह होता है। ये थैलियों का निर्माण करता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है, इनमें स्त्राव होता है, जैसे हार्मोन, एंजाइम और पित्त आदि का जो स्त्राव होता है, इन स्त्राव करने वाली थैलियों का निर्माण करना इनका मुख्य कार्य होता है। ये उसमें भाग लेते हैं और कोशिका के अंदर जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन को अपने अंदर लपेटे रहते हैं और उसे कोशिका भित्ति के बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं और इसीलिए इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। लाइसोसोम, आत्मघाती थैलियाँ, ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं की अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड और गुर्दे आदि अंगों में पाई जाती हैं। ये लाइसोसोम गोल आकार के होते हैं या अनियमित आकार के होते हैं और इनके अंदर पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। ये क्षतिग्रस्त और जो रोगग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, जो मृत हो जाती हैं, उन कोशिकाओं को स्वयं खा लेती हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैग या आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। तारककाय या सेंट्रोसोम, ये तारककाय का चित्र है। इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसकी बाहरी परत है सेंट्रोस्फियर, अंदर बाह्य मैट्रिक्स होता है, बीच में मध्य नाभि कहलाती है। 3 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं इसमें और इसके अंतरी भाग को अंतः मैट्रिक्स कहते हैं। ये केंद्रक के पास स्थित होता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम को 2 कोशिका में बराबर बांटने के लिए सेंट्रोसोम तर्क तंतु का निर्माण करता है। जैसे कि ये केंद्रक के पास स्थित है, ये केंद्रक जो है कोशिका का 2 भागों में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन गई, दोनों में केंद्रक पहुंच गया। तो कोशिका को बराबर बांटने में ये सेंट्रोसोम जो होता है तर्क तंतु के रूप में ऐसे करके खुद को इस तरीके से बांट लेता है। दोनों कोशिका में बराबर जो है सभी पदार्थ पहुँचे, तो ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये कोशिका विभाजन का मुख्य अंग है। रिक्तिकाएं या रसधानियाँ, जिसे कोशिका का भंडारगृह कहते हैं, इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ भरा रहता है और ये एक झिल्ली से भरी होती हैं। इन्हें कोशिका का भंडारगृह या स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। रसधानियों को स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सब घुले रहते हैं, वहाँ पर स्टोर होते रहते हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो है गोलाकार होता है, गोलाकार या अंडाकार रूप में होता है, अपारदर्शी होता है और कोशा द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जो होता है, ये कोशिका है, ये बीच में केंद्रक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और ये केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका द्रव्य भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, वो कोशिका द्रव्य से अधिक गाढ़ा होता है। सघन मतलब अधिक गाढ़ा होता है। ये यहाँ पर बाहर कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य
साइटोप्लाज्म पतला होगा, जो द्रव्य है वो पतला रूप में होगा, और केंद्रक का जो द्रव्य है, कोश का केंद्र का द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो अधिक सघन यानी अधिक घना होता है, इसीलिए ये हिस्सा बहुत डार्क दिखाई देता है। तो प्रत्येक कोशिका में लगभग सामान्यतः एक ही केंद्रक पाया जाता है, एक ही केंद्रक पाया जाता है, और इसके यहाँ पर भाग हैं। इसमें केंद्रक में जो मुख्य भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती है। जो केंद्रक होता है उसकी जो बाहरी आवरण होता है, केंद्रक कला, ये केंद्रक झिल्ली, ये दोहरी आवरण से बनी होती है, इसमें डबल लेयर होती है, और ये भी प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। जैसे कि कोशिका कला फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, वैसे ही केंद्रक कला भी फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इस झिल्ली में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इसमें ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है। इसमें जगह जगह पर केंद्रक छिद्र होते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है कि इसकी जालिका में जो बाहरी आवरण होता है, तो ये जालिका जो है, ये केंद्रिका आवरण यानी केंद्रिका कला जो है वो सेमी परमिएबल होती है, ये भी यानी चयनात्मक पारगम्यता होती है इसके अंतर्गत। मतलब जिन पदार्थों की आवश्यकता है उन्हीं पदार्थों को चयन करके अपने अंदर लाती है और बाहर भेजती है। ये केंद्रक कला कोशिका द्रव्य को जो है अलग रखती है। ये बीच में एक लेयर बन जाती है केंद्रक कला की, तो कोशिका का जो बाहरी द्रव्य होता है वो इसके अंदर बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप कहते हैं इसको। ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है और पारदर्शी होता है। इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। जैसे कि बड़ा सा बनाना पड़ेगा मुझे। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, और इसके अंदर ये कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है जो कि उससे ज़्यादा अधिक गाढ़ा होता है। इस तरीके से तरल पदार्थ भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और ये न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलकर बना होता है और पारदर्शी होता है। इसमें केंद्रिका होती है जो कि इस केंद्रक द्रव्य से भी और अधिक डार्क और अधिक सघन इसमें द्रव्य भरा होता है, इसलिए ये उसके अंदर केंद्रिका के रूप में दिखाई देती है। और इसके अलावा इसमें एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए एंजाइम होते हैं, आरएनए होता है, खनिज लवण होते हैं, और राइबोसोम्स होते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। अगला है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। ये प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में एक या दो हो सकती हैं, एक भी हो सकती है किसी किसी केंद्रक में, या फिर दो भी हो सकते हैं। तो ये जो है केंद्रक द्रव्य से अधिक सघन होते हैं, ये केंद्रक द्रव्य है, और केंद्रिका जो होती है उससे अधिक, उसके अंदर का द्रव्य उससे अधिक गाढ़ा होता है। इस केंद्रिका में आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। आरएनए प्रोटीन पाया जाता है, और ये केंद्रिका है, ये राइबोसोम के निर्माण में सहायता करती है। राइबोसोम्स के निर्माण में सहायता करती है। अगला है क्रोमेटिन धागे। केंद्रक द्रव्य में धागों की तरह की रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेटिन धागे कहते हैं। ये धागे परस्पर मिलकर क्रोमेटिन जालिका बनाते हैं।
कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग अलग होकर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। ये केंद्रक है और इसके अंदर जो है क्रोमेटिन धागे इस तरीके से जालिका के रूप में पड़े रहते हैं और जब कोश का विभाजन होता है तो उस समय ये गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ये धागे के रूप में अलग अलग हो जाते हैं, उनसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स बनते हैं। और जैसे कि यहाँ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे ही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये जो आनुवंशिक पदार्थ यानी क्रोमोसोम्स होता है, जो गुणसूत्र होता है, वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और डीएनए का अर्थ होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक के कार्य हैं। केंद्रक कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। केंद्रक जो है कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है और उसको रेगुलर नियमन यानी रेगुलर बनाए रखता है। नंबर 2 है केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह जीव के लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये जो जीव के लक्षणों को एक वंश से दूसरे वंश तक उन लक्षणों को ले जाने में सहायक होता है। नंबर 3 है केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है जिससे कोशिकाओं की संख्या तथा जीव के शरीर में वृद्धि होती है। मतलब एक कोशिका से नई कोशिका बनती है, इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आज का गृह कार्य प्रश्न है कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर इसके भागों के नाम तथा उसके कार्य लिखिए। कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और उसके सभी भागों के नाम लिखने हैं और कार्यों को लिखना है। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।